हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताने वाले हैं, जहां सबसे पहले बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगले महीने कर सकते हैं इस बड़े देश की यात्रा। दोस्तों, क्या होने वाला है उनका खास मकसद, तो वहीं बताएंगे शेख हसीना के बेटे ने भारत से कर दी है बहुत बड़ी अपील। बांग्लादेश में चुनाव कराने को लेकर बताएंगे भारत से क्या रिक्वेस्ट की है। दोस्तों, तो वहीं मोहम्मद यूनुस की सरकार ने भारतीय उच्चायुक्त से कर दी है बड़ी शिकायत। बताएंगे किस मुद्दे पर भारत से शिकायत की गई है। तो वहीं यूक्रेनी सेना की घुसपैठ से पूरे रशिया में मच गई खलबली। पुतिन की ओर से की गई आपातकाल की घोषणा, जिसके बाद भारत ने उठाया ये बहुत बड़ा कदम। दोस्तों, तो वहीं आपको बताएंगे देश के इन 13 गांवों में आज तक नहीं फहराया गया तिरंगा। दोस्तों, आज पहली बार फहराया जाएगा तिरंगा। आजादी के बाद से अब तक नहीं हुआ था ऐसा। वो कौन से 13 गाँव है? दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर निरंतर अपने देश भारत का विकास चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद करना मत भूलिएगा। और आप सभी को आज स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को दोस्तों, हमारी पूरी टीम की ओर से। तो चलते हैं, बात करते हैं आज की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगले महीने कर सकते हैं न्यूयॉर्क की यात्रा। आखिर क्या है दौरे का खास मकसद, बता दें। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अगले महीने भविष्य संबंधित संयुक्त राष्ट्र के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए न्यूयॉर्क जा सकते हैं। सम्मेलन में विश्व के कई नेताओं के शामिल होने की संभावना है। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। शिखर सम्मेलन 22 और 23 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि न्यूयॉर्क में शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री विश्व के कई नेताओं से बातचीत करने के अलावा भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे और इस दौरान क्वाड सम्मेलन होने की भी संभावना है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों के नेता इस संबंध में एक नई अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाने के लिए एकत्र होंगे कि कैसे एक बेहतर वर्तमान तथा भविष्य को सुरक्षित बनाया जाए। ऐसे में ऑल द बेस्ट मोदी जी अवश्य कहिएगा। दोस्तों, तो वहीं बता दें श्रीलंका की जाल से छूटे 17 भारतीय मछुआरे अवैध तरीके से मछली पकड़ने पर हुए थे गिरफ्तार। दोस्तों, श्रीलंकाई जल क्षेत्र में कथित रूप से अवैध तरीके से मछली पकड़ने के दौरान गिरफ्तार हुए भारतीय मछुआरों की रिहाई हो गई है। श्रीलंका की नौसेना द्वारा गिरफ्तार किए गए 17 भारतीय मछुआरों को आज भारत वापस भेज दिया गया। मछली पकड़ने की फिराक में गए ये सभी भारतीय मछुआरे श्रीलंकाई नेवी की जाल में फंस गए थे। समस्त कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद उन सभी को अब आजाद कर दिया गया है। भारतीय मिशन ने यह जानकारी दी। यह घटना 21 भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी के कुछ ही दिन बाद हुई है, जिन्हें श्रीलंकाई नौसेना ने गिरफ्तार किया था और 2 अगस्त को कोलंबो से चेन्नई वापस भेज दिया। बुधवार को श्रीलंका स्थित भारतीय मिशन ने सभी मछुआरों की तस्वीर के साथ सोशल मंच एक्स पर एक पोस्ट में लिख दिया है कि घर की ओर बढ़ रहे हैं। 17 भारतीय मछुआरों को श्रीलंका से सफलतापूर्वक वापस भेज दिया गया है। मछुआरों का मुद्दा द्विपक्षीय संबंधों में एक विवादास्पद विषय है, जिसमें श्रीलंकाई नौसेना के कर्मियों ने पाक जल संधि क्षेत्र में भारतीय मछुआरों पर गोली चलाई और श्रीलंकाई जल क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश करने की कई कथित घटनाओं में उनकी नौकाओं को जब्त कर लिया। तो दोस्तों, वहीं बता दें शेख हसीना के बेटे की भारत से है अपील। बांग्लादेश में 90 दिनों में चुनाव कराने में अपनी भूमिका निभाए भारत। बता दें बांग्लादेश में तख्ता पलट, शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा और अब भारत में शरण लेने के आने के बाद उनके बेटे साजिब वाजिद जॉय काफी ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। वो अपनी मां शेख हसीना की ओर से सोशल मीडिया या फिर इंटरव्यू के जरिए लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं। बांग्लादेश में बड़े बदलाव के बीच उन्होंने भारत से हेल्प अपील की है, मदद की अपील की है। जॉय ने अपने देश में मौजूदा राजनीतिक संकट के बीच संविधान के अनुसार यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगले 90 दिनों के अंदर चुनाव कराने में भारत का सहयोग मांगा और उसे नेतृत्वकारी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। जॉय ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में बांग्लादेश के संविधान को बनाए रखने और चुनाव निर्धारित समय सीमा के भीतर कराए जाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि भारत ये कोशिश करेगा कि देश में चुनाव 90 दिनों की संवैधानिक समय सीमा के अंदर करा लिए जाएं, भीड़ तंत्र को लगाम कसी जाए, अवामी लीग की प्रचार करने और पुनर्गठन करने की अनुमति दी जाए। अगर ये सब कुछ होता है तो मुझे अभी भी विश्वास है कि हम चुनाव जरूर जीतेंगे। हम अभी भी देश की सबसे लोकप्रिय पार्टी बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या वाकई में भारत जॉय की मदद करेंगे? और क्या बांग्लादेश में दोबारा चुनाव हुए तो क्या बांग्लादेशी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी फिर से चुनाव जीत पाएगी? दोस्तों, जो भी आपकी राय हो कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। तो वहीं बता दें, एक तरफ जहां शेख हसीना के बेटे भारत से मदद की अपील कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार यानी मोहम्मद यूनुस की सरकार ने भारतीय उच्चायुक्त से शिकायत कर दी है। दोस्तों, कह दिया है कि भारत से दिया गया शेख हसीना का बयान द्विपक्षीय रिश्तों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दरअसल भारत में मौजूद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बयान पर ढाका की मोहम्मद यूनुस सरकार ने आपत्ति जताई है। बुधवार को भारतीय उच्चायुक्त से विदेश सलाहकार की मुलाकात के
दौरान ये मुद्दा उठाया गया। शेख हसीना के हालिया बयानों का जिक्र करते हुए विदेश मामलों के सलाहकार विदेश मंत्री के समकक्ष मोहम्मद तौहीद हुसैन ने बुधवार को भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा से कहा कि भारत से आने वाले पूर्व प्रधानमंत्री के ऐसे बयान बेहतर द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल नहीं है। ढाका ट्रिब्यून की खबर के अनुसार विदेश मंत्रालय ने बुधवार को भारतीय उच्चायुक्त से शिष्टाचार भेंट के बाद एक बयान में ये जानकारी दी है। जी हाँ, इसके पहले मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में आने के बाद शेख हसीना ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने अपनी सरकार को गिरने के पीछे अमेरिका का हाथ बताया था। हालांकि दोस्तों अभी ठीक से मोहम्मद यूनुस की सरकार बांग्लादेश में बनी भी नहीं है कि भारत से शिकायत तक करने लगे हैं इनकी पार्टी के लोग। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी राय तो बनती है और ये पहला पड़ाव ही दिखा रहा है कि भारत के साथ कैसे रिश्ते रखने वाले हैं यूनुस की सरकार। तो वहीं बता दें, बांग्लादेश के मुद्दे पर चीनी एक्सपर्ट ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि भारत और चीन को एक साथ आने की है जरूरत। दरअसल बांग्लादेश के हालात को लेकर चीन के विशेषज्ञ ने भारत और चीन को मिलकर काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। बकनेल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर झिकुन झू ने स्पुतनिक इंडिया से बातचीत में कहा है कि बांग्लादेश में स्थिर और मैत्रीपूर्ण सरकार होना भारत और चीन दोनों के हित में है। शेख हसीना ने भारत, चीन और अमेरिका के साथ बेहतरीन संतुलन बनाया था। अमेरिका एक वैश्विक शक्ति है जिसकी दक्षिण एशिया में रुचि है, वहीं भारत और चीन क्षेत्रीय शक्तियां हैं जिनकी शांति और समृद्धि में निहित रुचि है। उन्होंने भारत और चीन को एक साथ मिलकर दक्षिण एशिया में काम करने की आवश्यकता बताई है। दोस्तों तो वहीं बता दें, बिग ब्रेकिंग न्यूज, यूक्रेनी सेना की घुसपैठ से पूरे रशिया में मच गई है खलबली। पुतिन की ओर से की गई आपातकाल की घोषणा। दोस्तों, रशिया यूक्रेन युद्ध के 2.5 साल बीत जाने के बाद अब अचानक यूक्रेनी सेना रूस पर हावी होने लगी है। यूक्रेनी सैनिकों की रूस में घुसपैठ से क्रेमलिन के खेमे में खलबली मच चुकी है। ताजी घटना में रशिया के बेलगोरोड सीमा क्षेत्र में यूक्रेन की सेना की जबरदस्त गोलाबारी के कारण आज आपातकाल घोषित कर दिया गया। यूक्रेनी सेना लगातार दूसरे सप्ताह निकटवर्ती कुजर्क क्षेत्र में सीमा पार से बड़े पैमाने पर घुसपैठ की कोशिश कर रही है। इस बीच यूक्रेन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उनका देश रूसी क्षेत्र पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है। वहीं बेलगोरेड के गवर्नर व्याचेस्लाव ग्लैदकोव ने क्षेत्र की स्थिति को बेहद कठिन और तनावपूर्ण बताया क्योंकि हमलों में घर नष्ट हो गए हैं और आम लोग हताहत हो चुके हैं। आपको बता दें दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन ने इंतकाम के लिए अपने बॉडीगार्ड को जिम्मा दे दिया है, उसको वारिस माना जाता है। दरअसल व्लादिमीर पुतिन इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कुजर्ग का बदला लेने के लिए अपने सबसे खास आदमी को चुना है। अलेक्जेई ड्यूमिन पहले व्लादिमीर पुतिन के बॉडीगार्ड रह चुके हैं और उनकी राष्ट्रपति से करीबी को देखते हुए उनका सियासी वारिस भी कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहे जाते रहे हैं। अब कहा यह जा रहा है कि कुजर्ग के इलाके को यूक्रेनी सेना से खाली कराने और रशिया से निकलवाने का जिम्मा ड्यूमिन को ही दिया गया है। तो दोस्तों वही बता दें, इस खलबली के बाद अपने भारतीय विदेश मंत्रालय ने बड़ी एडवाइजरी जारी कर दिया है। कह दिया है कि रूस के इन इलाकों से तुरंत के तुरंत बाहर निकल जाएं। जी हाँ दोस्तों, भारतीय दूतावास ने रशिया के ब्रांक्स, बेलगोरोद और कुजर्ग क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों समेत अपने नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी यानी टेम्परेरी रूप से चले जाने को कहा है। दूतावास ने रशिया यूक्रेन युद्ध के तेज होने के बाद इन क्षेत्रों में सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया है। भारत द्वारा एडवाइजरी ऐसे समय में जारी की गई है जब यूक्रेनी सैनिकों द्वारा अचानक सीमा पार से किए गए हमले के बाद हजारों रूसी इसी क्षेत्र से भाग गए हैं। तो दोस्तों वहीं बता दें, भारत की बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड पाकिस्तान की परमाणु ताकत के लिए बहुत बड़ा खतरा। जी हाँ, पड़ोसी मुल्क में इसको लेकर बढ़ गई टेंशन। दोस्तों, भारत की मिसाइल ताकत में हो रही बढ़ोतरी पर पाकिस्तान लगातार नजर रख रहा है, खासतौर पर स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली और रूसी S-400 ट्रायम्फ सतह से हवा में मार करने वाली रक्षा प्रणाली से पड़ोसी मुल्क चिंतित है, परेशान है। भारतीय वायुसेना के युद्ध अभ्यास के दौरान इस वायु रक्षा प्रणाली के दुश्मन के 80% लड़ाकू विमानों को मार गिराकर अपनी ताकत दिखाई थी। पाकिस्तान के लिए एक थिंक टैंक का तर्क है कि इससे भारत को सीमित युद्ध का विकल्प खुला रखने की अनुमति मिल जाएगी। पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञों ने इस बात को जोर लेकर कहा है, चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि भारत की BMD प्रणाली यानी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान की परमाणु हथियार क्षमता को कमजोर कर सकती है। दोस्तों तो वहीं आपको बता दें, इजरायली मिनिस्टर ने अल-अक्सा मस्जिद में खाई कसम हमास को हराने की। अमेरिका फ्रांस हो गए गुस्सा। दोस्तों, इजराइल के सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन गवीर ने मंगलवार को अल-अक्सा मस्जिद परिसर में दौरा करके विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने यहाँ पूर्वी यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद परिसर में हजारों यहूदियों के साथ प्रार्थना की, जिसके बाद काफी विवाद हो गया। प्रतिबंध के बाद भी यहाँ प्रार्थना करने पर उनकी आलोचना की जा रही है। फ्रांस, अमेरिका और बाकी मुस्लिम देशों ने अपना बयान जारी किया है। अरब देशों ने इस तीखी प्रतिक्रिया दी है। वहीं अमेरिका और पश्चिमी मुल्कों ने भी इस कदम की निंदा की है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल के मंत्री बेन गिविर ने अल-अक्सा में चले आ रहे प्रतिबंध को नजरअंदाज करते हुए गाजा में हमास को हराने की कसम खाई है। तो दोस्तों बता दें, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के 3 साल पूरे हुए, जमकर मना जश्न। चीन और ईरान के राजनयिक भी रहे मौजूद। दोस्तों, अफगानिस्तान में
तालिबान कब्जे के 3 साल पूरे हो गए और इस कड़ी में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे के 3 साल पूरा होने का जश्न मनाया है। तालिबान के आयोजित कार्यक्रम में चीन और ईरान के राजनयिकों ने हिस्सा लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक काबुल से करीब 40 किलोमीटर दूर एक बेस पर चीन और ईरान के राजनयिक समेत अन्य लोग जमा हुए। कार्यक्रम के दौरान भाषण दिए गए और सैन्य परेड भी हुई। हालांकि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री हसन अंग खुद शामिल नहीं रहे। पीएम हसन अंग खुद के चीफ ऑफ स्टाफ ने इस कार्यक्रम में उनका एक बयान पढ़ा जिसमें कहा गया है कि मौजूदा सरकार इस्लामी शासन को बनाए रखने, संपत्ति, लोगों के जीवन और राष्ट्र के सम्मान की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों वहीं बता दें, चीनी J-20 का मुकाबला करने के लिए अत्याधुनिक सुखोई 57 फाइटर जेट खरीदेगा क्या भारत? आखिर कितना ताकतवर है रूसी जेट? बता दें, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स भारत के पास 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान पाने का मौका है। दोस्तों ऐसी अटकलें हैं कि भारत ने रशिया के सुखोई 57 फेलन विमान में एक बार फिर से रुचि दिखाई है। रूस के सैन्य तकनीकी सहयोग के लिए संघीय सेवा के निदेशक दिमित शुगाएव ने सरकारी समाचार एजेंसी तास को बताया है कि रूस को 5वीं पीढ़ी के सुखोई 57 मल्टी रोल फाइटर जेट की खरीद के लिए विदेशों से अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने इन ग्राहकों के नाम बताने से परहेज किया है। रूस लंबे समय से सुखोई 57 लड़ाकू विमानों को बिक्री के लिए प्रयास कर रहा है। वहीं भारत को अभी तक अपने पहले 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का इंतजार है। दोस्तों ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आपके मन में यही होगा कि भारत को क्यों है 5वीं पीढ़ी के विमान की आवश्यकता? तो आपको बता दें, भारत का प्रतिद्वंदी यानी कॉम्पिटिटर चीन उन देशों में शामिल है जो 5वीं पीढ़ी के विमान का निर्माण कर रहा है। चीन के पास 200 की संख्या में 5वीं पीढ़ी के J-20 लड़ाकू विमान है। इसके साथ ही उसके पास सीमित संख्या में J-31 है जिसको लेकर उसने पाकिस्तान के साथ डील भी किया। वैसे में भारत के पास, इसका मतलब है कि भारत के 2 दुश्मनों के पास 5वीं पीढ़ी का विमान होने जा रहा है। इस स्थिति में भारतीय वायुसेना के लिए भी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की आवश्यकता महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में आपको बता दें, चीन पाकिस्तान का करेंगे शिकार। भारत ला रहा 31 अमेरिकी किलर ड्रोन। बाइडेन के रहते रहते हो जाएगी बड़ी डील। बता दें दोस्तों, चीन और पाकिस्तान दोनों ही अपने सशस्त्र ड्रोनों के बेड़े को मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में भारत अमेरिका से 31 हथियार बंद MQ-9B हंटर किलर रिमोट संचालित एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए बातचीत को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। इस वर्ष नवंबर-दिसंबर तक इस बड़े सौदे पर हस्ताक्षर करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों तो वहीं आपकी जानकारी के लिए आपको बड़ी खबर बताते, जहां विवेक रामास्वामी ने जताई चिंता, बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाकर किए जा रहे हमले गलत हैं। आपको बता दें, अमेरिकी उद्यमी और राष्ट्रपति पद के पूर्व रिपब्लिकन उम्मीदवार विवेक रामास्वामी ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे लक्षित हमलों पर चिंता जताई है। गौरतलब है कि बांग्लादेश में हिंसा का दौर अभी भी जारी है। भीषण आगजनी के बीच हालात बेहद ही खराब हो चुके हैं। हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं कि देश में अल्पसंख्यकों के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है। भीड़ ने यहाँ कम से कम 52 जिलों में अल्पसंख्यकों के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर हमला किया और उनकी कीमती सामान भी लूट लिया। वैसे में विवेक रामास्वामी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाकर किए जा रहे हमले गलत हैं। ये चिंताजनक है। ये पीड़ितों के लिए की गई आरक्षण व्यवस्था के लिए भी बड़ी चेतावनी है। तो दोस्तों वहीं बता दें, बांग्लादेश में तनाव के बाद सरकार ने पावर एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों को देश में बिजली बेचने की दे दी है इजाजत। दरअसल बांग्लादेश में जारी तनाव के बाद पड़ोसी देशों को अपने घरेलू पावर प्लांट से बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियों को सरकार ने विदेशी मार्केट्स में कठिनाई का सामना करने पर अपने देश में बिजली बेचने की इजाजत दे दी है। केंद्र सरकार ने यह फैसला बांग्लादेश में जारी राजनीतिक उठापटक और हिंसा के बाद लिया है, जहां अडानी पावर झारखंड स्थित अपने पावर प्लांट से बिजली सप्लाई करती है। दोस्तों पावर मिनिस्ट्री ने अपने नियमों में इसको लेकर संशोधन किया है। इस संशोधन के बाद विदेशी बाजार में उथल पुथल मचने पर वहां बिजली बेच रही पावर कंपनियां ऐसे हालात पैदा होने पर घरेलू मार्केट्स में अपने पावर प्लांट में हो रहे बिजली के प्रोडक्शन को बेच सकेंगी। तो वहीं बता दें, जापान के प्रधानमंत्री का पद छोड़ेंगे फूमियो किशिदा। पार्टी अध्यक्ष का अगला चुनाव लड़ने से भी कर दिया मना। जी हाँ, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी LDP के नेता के रूप में फिर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनका कहना है कि पार्टी को नई शुरुआत की आवश्यकता है। 67 वर्षीय LDP के दिग्गज नेता के सितंबर में पार्टी द्वारा नए नेता के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री पद से हटने की उम्मीद है। BBC के मुताबिक 2021 से प्रधानमंत्री रहे किशिदा के लिए समर्थन उनकी पार्टी से जुड़े भ्रष्टाचार, घोटाले, बढ़ती जीवन लागत और गिरते येन के मद्देनजर कम हो गया है। पिछले महीने उनकी अनुमोदन रेटिंग गिरकर 15.5% हो गई थी। ये एक दशक से भी ज्यादा समय में किसी प्रधानमंत्री के लिए सबसे कम रेटिंग थी। किशिदा ने बुधवार को अपने फैसले की घोषणा करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आगामी राष्ट्रपति चुनाव में लोगों को यह दिखाना जरूरी है कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी बदल जाएगी। तो वहीं दोस्तों बता दें, आज हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी। 21 तोपों की सलामी लाल किले से PM मोदी जी रख रहे हैं। विक
विकसित भारत का विजन। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज यानी 15 अगस्त को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से 78वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह में राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और अपना पारंपरिक संबोधन कर रहे हैं, जिसका थीम विकसित भारत एट 2047 रखा गया है, यानी 2047 रखा गया है। इसका उद्देश्य 2047 में स्वतंत्रता की शताब्दी तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने की दिशा में सरकार की कोशिशों को आगे बढ़ाना है। जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए लगभग 6000 स्पेशल गेस्ट्स को आमंत्रित किया गया है, मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम में खास तौर पर अटल इनोवेशन मिशन जैसी पहलों से जुड़े लोग, मेरा युवा भारत के वॉलंटियर्स, आदिवासी समुदाय के लोग और किसान संगठनों के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो दोस्तों वहीं बता दें एक ऐसी जानकारी जो आपको नहीं पता होगी, दरअसल देश के 13 गांवों में आज तक यानी आजादी के बाद आज तक तिरंगा नहीं फहराया गया था। इन 13 गांवों में आज पहली बार फहराया गया तिरंगा। दोस्तों आज की तारीख में यह सोचना ही मुश्किल है कि भारत में ऐसी कोई जगह भी होगी जहां आज तक तिरंगा ना फहराया गया हो, लेकिन ऐसा है दोस्तों। रिपोर्ट्स के मुताबिक छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र के 13 गांवों में गुरुवार को पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, यानी इन इलाकों में ध्वजारोहण होगा। पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 7 महीनों में इन गांवों में सुरक्षा बलों के नए शिविरों की स्थापना के बाद क्षेत्रों में विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी ने बताया है कि गुरुवार को नेरली घाट, बोले तो दंतेवाड़ा, पानी डोबीर, कांकेर, गुंडम, पुतकेल और छुटबाही, कस्तूर मेटा, मसपुर, इराक भट्टी और मोहंदी, टेकल, गुडेम, पुवर्ती, लाखापाल और पुलन पाड़ गांवों में पहली बार तिरंगा फहराया जाएगा। बाकी आप अपनी राय देना मत भूलिएगा दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें फ्रांस में 2 राफेल विमान आपस में ही टकरा गए। प्रशिक्षक और ट्रेनी पायलट अभी भी लापता। कोलंबे लेस बेल्स शहर में तलाश अभियान जारी। जी हाँ, उत्तर पूर्वी फ्रांस के एक शहर कोलंबेस लेस बेल्स में बड़ा हादसा हो गया है। जानकारी के मुताबिक 2 राफेल लड़ाकू विमान हवा में टकराकर जमीन पर गिर गए। इस नागरिक और सेना अधिकारियों ने बताया है कि राफेल विमान में सवार चालक दल के एक सदस्य की तलाशी अभियान जारी है। वहीं इस मामले में पेरिस में वायुसेना के प्रवक्ता ने बताया कि दोनों विमान सेंट डिजियर एयरबेस से उड़ान भरी थी। जी हाँ, तो वहीं बता दें अमेरिका ने हूती विद्रोहियों की 2 जहाजों को कर दिया ढेर। कहा हमारे लिए ये बहुत बड़े खतरा थे। जी हाँ, अमेरिका ने पिछले 24 घंटों में लाल सागर में 2 ईरानी समर्थित हूती जहाजों को ढेर कर दिया। सेंट कॉम ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि ये जहाज अमेरिका और क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों के लिए खतरा बन सकते थे। आपको बता दें कि हूती विद्रोहियों ने कहा है कि वो गाजा में इजराइल से लड़ रहे फलस्तीनियों के समर्थन में लाल सागर और अरब सागर में मालवाहक जहाजों पर हमला करते रहेंगे। लाल सागर में पिछले कुछ दिनों में हूती विद्रोहियों की ओर से किए गए हमले की कई तस्वीरें और खबरें सामने आई हैं। ये ताजा घटनाक्रम इसलिए भी काफी अहम है क्योंकि मिडिल ईस्ट में पहले ही इजराइल और ईरान के चलते तनाव बढ़ गया है दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें विनेश फोगाट की अपील हुई खारिज। भारत को सिल्वर मेडल मिलने की उम्मीद जो बची थी वो भी टूट गई दोस्तों। एक सैड खबर है, पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद भारतीय फैंस को एक तगड़ा और बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स यानी CAS ने स्टार रेसलर विनेश फोगाट की अपील खारिज कर दी है। इसका मतलब ये है कि अब विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल भी नहीं मिलेगा। विनेश को 100 ग्राम ज्यादा वजन के कारण गोल्ड मैच से ठीक पहले डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। इस पर विनेश ने CAS में अपील दायर की थी। इसकी सुनवाई पहले ही हो चुकी है, लेकिन फैसला सुनाने की तारीख लगातार टलती जा रही थी और अब इस मामले में बुधवार 14 अगस्त को फैसला आया है। रात में CAS ने विनेश फोगाट की अपील खारिज कर दी है दोस्तों। तो वहीं बता दें क्या भाजपा स्मृति ईरानी को बना सकती है पहली महिला कार्यकारी अध्यक्ष? आखिर क्यों लग रही है अटकलें? दरअसल बीजेपी पार्टी में एक व्यक्ति एक पद की नीति का पालन करती रही है, लेकिन JP नड्डा केंद्र में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, रासायनिक और उर्वरक मंत्री बनने के बावजूद भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बने हुए हैं। ऐसे में उनकी जगह नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है और अटकलें हैं कि पहली बार पार्टी किसी महिला नेता को यह जिम्मेदारी सौंप सकती है दोस्तों। 2019 में जब बीजेपी दूसरी बार चुनकर सत्ता में आई थी और तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को केंद्र में गृह मंत्री बनाया गया था, तो उनकी जगह JP नड्डा को पार्टी की कमान सौंपी गई थी। नड्डा पहले पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे और फिर 2020 के जनवरी में पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाए गए। इस बार मोदी सरकार बनने के बाद से ही JP नड्डा की जगह नए चेहरों को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थी। तब भी मीडिया में ऐसी रिपोर्ट आई थी कि अमेठी में चुनाव हार चुकी पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को ये जिम्मेदारी सौंप दी जा सकती है दोस्तों। ऐसे में ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि स्मृति ईरानी क्यों हो सकती है अध्यक्ष के रूप में भाजपा की सबसे बड़ी और पहली पसंद। दरअसल पिछले कई चुनावों में ऐसा देखा गया है कि महिलाएं वोटर एक अलग वोट बैंक के रूप में उभर कर सामने आई हैं। आमतौर पर कल्याणकारी योजनाओं की वजह से महिला वोटर जाति और धर्म की दीवार भी तोड़ती हुई नजर आ रही है। माना यह जाता है कि महिला वोटर में प्रतिबद्धता
स्वतंत्रता अधिक होती है और अगर एक बार किसी पार्टी पर भरोसा कर लेती है तो बिना किसी बड़ी वजह के फिर उससे आसानी से दूर नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में हमारा आपसे सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई में स्मृति ईरानी को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए या नहीं। तो वहीं आपको बता दें, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति मुर्मू का संबोधन, कहा राष्ट्र को अपना संपूर्ण गौरव प्राप्त होगा। जी हाँ, 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्ण संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति मुर्मू ने देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। दोस्तों, मुर्मू जी ने देश के नाम अपने संबोधन में कहा कि इतिहास की इस श्रृंखला की एक कड़ी होने का बोध हमारे अंदर विनम्रता का संचार करता है। ये बोध हमें उन दिनों की याद दिलाता है जब हमारा देश विदेशी शासन के अधीन था। राष्ट्रभक्ति और वीरता के से ओतप्रोत देश प्रेमियों ने अनेक जोखिम उठाए और सर्वोच्च बलिदान दिए। हम उनकी पावन स्मृति को नमन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, अचानक इतना सस्ता हुआ सोना चांदी का भाव भी घट गया। दोस्तों, सोने के दाम में हुई भारी गिरावट। बुधवार को एमसीएक्स पर सोना और चांदी लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि सोना चांदी भाव में कमी आई है। तो वहीं 14 अगस्त यानी कल शाम को इंडियन बुलियन मार्केट में 24 कैरेट सोना महंगा हुआ। सर्राफा बाजार में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 70,793 रुपए है, जबकि परसों 13 अगस्त शाम को गोल्ड रेट 70,444 रुपए था। जी हाँ दोस्तों, बाकी जानकारी आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। बहरहाल ये की सारी बड़ी खबरें आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।